हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज को। और इस सीरीज में आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस के जरिए ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि नीट 2024 में बहुत बेनिफिशियल हो गए आपके लिए। तो बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन and a mass is shifted from A to B through different paths as shown. If W1, W2 and W3 represents the work done by gravitational force along the respective paths, then आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मास को यदि हम डिफरेंट पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करें, इसमें पहला पॉइंट है बेटा ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी। तो ए से बी हमने 3 पाथ के द्वारा मास को शिफ्ट किया और आपको बताया गया कि भाई पाथ 1 में जो वर्क डन है वो W1 है, पाथ 2 में जो वर्क डन है वो W2 है और पाथ 3 में जो वर्क डन है वो W3 है। पाथ 2 में W2 है, तो यहाँ पर W1 वर्क डन, यहाँ पर W2 और यहाँ पर W3 है ना। तो बोला गया कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट ये लगेगा बच्चों, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट ये लगेगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और कंजर्वेटिव फील्ड में आप सभी को पता है कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्या सेंटेंस आपने सुना होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? एक आप सुनोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा सुनोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, और तीसरा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और काफ़ी हद तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में इलास्टिक लिमिट के अंदर जो फोर्स होता है आपका, वो भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया। सवाल बड़ा आसान है, सवाल को करना भी बड़ा सिंपल है। तो आप देख सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो वर्क डन क्या होंगे? बराबर, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पाथ जो होगा सभी पाथ के लिए, जो वर्क डन होगा सभी पाथ के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और बढ़िया शानदार सा सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे। और ये ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर है, ये ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर है ये सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वही सारे लगभग कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाई दिस, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी चाहिए किस पॉइंट पर? 2,0,3। ठीक है, तो बच्चों v बराबर कितना है? v बराबर है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जूल पर केजी में, माइनस k/x। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से यदि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो क्या फॉर्मूला होता है? सभी को बता देता हूं मैं। ठीक है, ये तो एक ही फंक्शन है, एक्स के साथ पोटेंशियल वेरी कर रहा है, एक्स के साथ भी वेरी कर सकता है, वाई के साथ वेरी कर सकता है, जेड के साथ, तो 2 के साथ, 3 के साथ, किसी के साथ भी वेरिएशन पोटेंशियल का दे सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको तरीका फॉलो करना है। क्या है तरीका? ई बराबर क्या होता है बच्चों? ई बराबर होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, और माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो बच्चों v का जो रिलेशन है वो किसी के साथ भी हो, आपको ये तरीका फॉलो करना है ई निकालने के लिए। ई को बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इसको जी लिख सकते हो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो आप कैसे निकालोगे? पार्शियल डिफरेंशिएट करके। पार्शियल डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ सभी को। पार्शियल डिफरेंशिएट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन वैसे ही है जो हम रेगुलर डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करना है, बस x के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, y के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल डेफिनेटली आ रही होगी आपको, क्योंकि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखो v बराबर कितना है? माइनस का k/x, तो इसमें x ही है, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। तो आप क्या करोगे? ई निकालोगे, है ना। ई कितना आ जाएगा? ई, या फिर इसको लिख लो जी, है ना। तो कितना आ जाएगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका आई कैप। वेक्टर फॉर्म लिख दी मैंने। ठीक है, आप चाहो तो सीधा मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप स्केलर फॉर्म भी लिख सकते हो, तो आप डिफरेंशिएट कर दो इसको थोड़ा सा देखो। v बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस का k/x है तो x की पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये माइनस लगा हुआ है, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो देखो माइनस k तो ये है, माइनस k ये जैसा का तैसा। अब पावर कितनी है? -1, तो क्या लिखेंगे? पावर में से एक कम, x की पावर -1। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। क्या आपको बात समझ में आ गई? डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला हमने, तो माइनस के जैसे का तैसा, पावर कितनी है x की? -1, पावर में से एक कम, और जिसके ऊपर पावर है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा बच्चों माइनस
इंटू माइनस प्लस हो गया और ये माइनस बचा रहा, ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा k, और ये कितना है आपका x की पावर -2, नीचे जाएगा तो +2, तो k अपॉन कितना आ जाएगा x स्क्वायर, यानी जो g है ना, या e है, वो कितना आ जाएगा माइनस का k अपॉन एक्स स्क्वायर, कौन सा कैप, आई कैप, विद डायरेक्शन बता दिया। अब चूंकि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो x का वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो आप x बराबर क्या लिख सकते हो 2, x बराबर क्या लिख लो 2, x बराबर 2 पर निकालना है, y 0 और z 3 है, तो y और z तो है नहीं, x का वैल्यू रखोगे आप और आपका आंसर आ जाएगा, तो x बराबर 2 रखोगे तो g कितना आ जाएगा बेटा, g का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माइनस का k और x 2 रखो तो 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका g इक्वल टू माइनस का k/4। तो बहुत कठिन नहीं है, आप देख सकते हो कि g इक्वल टू माइनस का k/4 किस ऑप्शन में है बच्चों, ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या बच्चों बात समझ में आई? मैं मोटी मोटी तौर पर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन के जरिए। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जब भी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया जाए और ग्रेविटी निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, तो डायरेक्शन के साथ आपको वैल्यू मिलेगी। वेक्टर फॉर्म मैंने बताया आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, जैसे x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, y अकेला है तो y के रिस्पेक्ट में कर दो, x y है, x y z है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, इससे वेक्टर फॉर्म निकाल लो। जैसे मान लो x के अलावा और भी चीजें होती, y भी होता, z भी होता, तब आपको ये लगाना पड़ता, और फिर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही तरीका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, वहां से आंसर आ जाता। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल था, आसान सवाल था, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, 2022 का सवाल है। क्या बच्चों बात समझ में आई? माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये सिंपल तरीका है, बड़ा वार्मिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शानदार कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे एक सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास कितना 60 ग्राम, ठीक है, एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स कितना 3 न्यूटन, व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज, ठीक है। सुनो मेरी बात, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो कितना फोर्स लगता है, QE। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। सिमिलर चार्ज की जगह मास आ जाए और मास को ग्रेविटी में रख दो तो m इंटू जी, भाई चार्ज की जगह क्या आ गया, मास आ गया, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी जगह ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई। तो फोर्स कितना होता है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, F इक्वल टू mg, ठीक है। क्या बच्चों बात सुन रही? इस क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट क्या सीखना चाहते हो आप, इस क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू mg। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को रखेंगे तो बच्चों फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू mg। तो यहाँ पर F इक्वल टू mg, F कितना है बेटा 3 न्यूटन, ठीक है, और मास कितना है बेटा 60 ग्राम, तो 60 इंटू 10 की पावर -3। ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है, नहीं तो कई सारे बच्चे जल्दी जल्दी में, और गलत भी करते हैं, जल्दी जल्दी में ये क्या कर देंगे, मास को ग्राम में रख देंगे, जबकि ये न्यूटन में दिया है। अगर डायन में होता तो आप ग्राम में रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का यूनिट अगर सीजीएस होता तो सीजीएस वैल्यू रखेंगे मास की, है ना, और ग्रेविटी की सीजीएस। अगर न्यूटन में एमकेएस में है तो हम एमकेएस वैल्यू सारी रखेंगे। तो आपको सिस्टम डिसाइड करना है कि सीजीएस है या एमकेएस है। तो अब ये देखो, यहाँ पर ये न्यूटन में है तो हमें मास किस में रखना है, केजी में, तो ग्राम में था हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, इनटू क्या बेटा, ग्रेविटी। तो जी बराबर कितना आ जाएगा, जी बराबर आ जाएगा 3 बटे कितना 60 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो आप ये देखो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया। ये 0 और ये -3, तो एक पावर क्या होगी, पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगी, है ना, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, ऊपर जाएगी तो +2, तो ये जाएगा बच्चों कितना 100/2, और 100/2 सॉल्व करोगे तो 50 न्यूटन पर केजी, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा बेटो, आंसर बच्चों क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन पर केजी। बड़ा आसान सा सवाल था। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू mg। सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसे ही है ना। यहाँ से हमने ग्रेविटी निकाल दी, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर। तो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्या सभी को बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। अर्थ की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितनी है, v है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस of another planet having a radius 4 times that of Earth and density same, ठीक है, and same mass density। तो बच्चों आप ये समझो, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। अर्थ की सरफेस से, है ना, मान लो ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। अब आपको बोला गया है कि किसी अनदर प्लैनेट, इसका मास कितना है, m, है ना, रेडियस r है, डेंसिटी कितना है बेटा, रो है। यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, m डैश हो गया, है ना, रेडियस r डैश होगी, और डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो रो। मास डेंसिटी सेम बोला,
ठीक है। तो यहाँ से हमें वी डैश निकालना है, एस के वेलोसिटी वी डैश क्या होगी, है ना, यही सवाल है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है और समझना है क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। ये मैं हर क्वेश्चन में लगभग बता रहा हूँ आपको, क्या सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल में क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ हमें आती है, क्या चीज़ हमने करी हुई है, ठीक है। तो द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस वी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस, ठीक है, 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर रेडियस कितना है आपका, रेडियस r है, और यहाँ रेडियस कितना है r डैश, और r डैश कितना दिया है, r डैश बराबर कितना दिया है बच्चों, r डैश दिया है 4 × r, ठीक है। तो अब रेडियस और डेंसिटी की बात हो रही है, यानी एस के वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें रेडियस और डेंसिटी के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है हो सकता वो डायरेक्ट काम ना आए, लेकिन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों वी क्या होता है, वी होता है √2gr, √2gr। अभी देखो ये ग्रेविटी, ठीक है, ये अर्थ के लिए, अर्थ के सरफेस के लिए एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये रेडियस है, ये भी नहीं लगेगा, एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, √2gm/r। तो जो इन्फॉर्मेशन है एस के वेलोसिटी के बारे में वो आपके पास दो है, √2gr और √2gm/r, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला फॉर्मूला फिट बैठ जाए, क्योंकि यहाँ तो ग्रेविटी अर्थ के लिए है ना, यहाँ पर ग्रेविटी अर्थ के लिए है, और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, अनदर प्लैनेट की बात की जा रही है। अगर अर्थ के लिए हम बात करते और रेडियस का रिलेशन होता तो पहला वाला फॉर्मूला लगा देते। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे प्लैनेट की बात हो रही है, इसमें रेडियस और डेंसिटी दोनों के बारे में बोल रखा है, तो इसको चेंज कर लो ना, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा बच्चों कितना, 2g, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 स्फेरिकल शेप है, ठीक, 4/3 इंटू पाई इंटू क्या बेटा r³ इंटू क्या डेंसिटी, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा। तो आप ये देखो 2g कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, क्या बचा, रेडियस बचा, r से r गया, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन हमें मिल जाएगा VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, आप देखो डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, r² का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। तो V1/V2 क्या लिख सकते हो उससे, V1/V2 बराबर क्या लिख सकते हो, R1 कितना, R2। और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि V1 कितना है आपका, V है, V2 निकालना है, V डैश है, R1 कितना है, R1 है, ये R2 आएगा बच्चों, है ना। तो R1 कितना है बच्चों, R है, R2 कितना है, 4R है, तो R से R गया, V डैश कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ V, है ना। आप देखो तो बड़ा कठिन काम नहीं था। अब आपके दिमाग में एक बात बन गई, क्या हमारे पास गिवन क्या क्या है, क्या पूछा है, और जो पूछा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है ना। तो VE के बारे में बात करनी है। V के दो फॉर्मूला अर्थ की सरफेस से √2gr, अगर अर्थ के लिए बात करें, ठीक है, दो अलग अलग बॉडी की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। और यहाँ पर दो अलग अलग प्लैनेट की बात कर ली, और इसमें डेंसिटी और रेडियस की बात कर रखी थी, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करा, और मैंने पाया क्या, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या बच्चों, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और फिर उससे मैंने अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट थी। और मान लो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, अरे तो रो और आ जाएगा, अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो R बाहर आ गया, रो अंदर है, तो R√रो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे बच्चों, है ना। तो आप सीखो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका आंसर देखो, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये भी लगभग सवाल कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है, और ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से आप समझना, ठीक है। नीट 2021 का सवाल है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v = k × v फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो उसमें एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, क्या एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। एस्केप जो स्पीड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि अर्थ से ऐसे फेंक रहे हो, सीधे फेंक रहे हो, कैसे फेंक रहे हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करती है एस्केप स्पीड, ठीक है। कैसे भी फेंको, अर्थ की सरफेस से अगर बात करेंगे तो वो कितना आएगा, √2gr या फिर √2G⁻m/r, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा, अ पार्टिकल ऑफ मास कितना m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v = k × v, के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। ये सीधी सीधी बात कर रहा है कि एस्केप से कम वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को फेंका। अब बोला कि द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस कितना होगा, ठीक है। मतलब जब हमने किसी भी बॉडी को अर्थ की सरफेस से फेंका, उसे प्रोजेक्ट करा और एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका, तो वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, है ना, ये बताना है। तो मैं आपको बढ़िया सा फॉर्मूला बताता हूँ इसके लिए। H बराबर, आपने सुना होगा, यदि मोशन बाय ग्रेविटी में हम थोड़ा सा जाएं और आपको बताएं कि अगर किसी बॉडी को ग्राउंड से हम ऊपर की तरफ फेंकें, ठीक है,
v स्पीड से, तो वो कितना हाइट तक जाएगी, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो h बराबर v स्क्वायर बाई 2g सभी को पता है, h बराबर v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। वही फॉर्मूला हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे क्योंकि इसमें ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हम हाइट ऊपर होते जाएंगे ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है हाइट के साथ या डेप्थ के साथ ग्रेविटी घटती है। तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, h बराबर हो जाएगा v स्क्वायर, ये वेलोसिटी वो है जिसे हमने फेंका, v स्क्वायर बाई 2g। बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, सर्कुलर मोशन तो जानते हो, सर्कुलर मोशन में ac कितना होता है, v स्क्वायर बाई r, दैट्स ऑल। तो इसमें से क्या घटा देना है, नीचे 2g में से क्या घटा देना है, v स्क्वायर बाई r। तो आप ये देखो v स्क्वायर बाई 2g अकेला आता था जब ग्रेविटी कांस्टेंट थी, बस हमें क्या घटा देना है 2g में से v स्क्वायर बाई r, यानी नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2g माइनस v स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला है। अब v कितना है बच्चों, v है k टाइम्स ऑफ ve, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। और ve कितना हो, v का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, तो v का होल स्क्वायर हो जाएगा 2gr, क्योंकि अर्थ की सरफेस से ही तो फेंक रहे हैं, ठीक है बच्चों। 2g माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर कितना जाएगा बेटा, k स्क्वायर, और ve का होल स्क्वायर, भाई v बराबर कितना है, v बराबर k इंटू ve है, और ve कितना होता है अंडर रूट 2gr, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा k स्क्वायर इंटू कितना 2gr अपॉन कितना बच्चों r, तो r से r गया, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ से 2g कॉमन यहाँ जाएगा ऊपर और 2g कॉमन नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, कॉमन लेके 2g काट दिया है ना, ये बचा k स्क्वायर इंटू r अपॉन कितना 1 माइनस k स्क्वायर। क्या बच्चों बात समझ में आ गई, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा k स्क्वायर इंटू r अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर, k का वैल्यू लेस देन 1 है। यदि किसी वेलोसिटी को इस वेलोसिटी से, यदि किसी बॉडी को इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो जो आपका मैक्सिमम हाइट होगी वो कितना होगी बच्चों, k स्क्वायर इंटू r अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर। तो आप देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 माइनस k स्क्वायर नीचे, तो 1 माइनस k स्क्वायर एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बच्चे बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अगला सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो इसके जरिए हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बॉडी वेट कितना 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। तो क्या बच्चों बात करी गई है कि भाई बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पर इतना है, एच हाइट पर कितना होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, इसका लॉजिक क्या है समझिए, ठीक है। और आपको एक मैं खास बात बता दूं, क्या जो मास होता है वो हाइट के साथ वेरी नहीं करता है, डेप्थ के साथ वेरी नहीं करता है, वेट करता है, क्योंकि ग्रेविटी वेरी करती है और वेट होता है m इंटू जी। तो पहली जो इक्वेशन है बच्चों, पहली इक्वेशन क्या है, W बराबर कितना mg 72 न्यूटन, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। इसके बाद W डैश क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू जी डैश हो जाएगा, मास तो सेम है, और जी डैश आपको पता है कितना, g अपॉन कितना, m तो वही रहा, g अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो mg अपॉन कितना बच्चों 1 प्लस h है कितना r बाई 2 बोले तो r बाई 2 अपॉन r का क्या होल स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना r से r गया, ये जाएगा mg, और ये 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 का होल स्क्वायर कितना जाएगा 9 बाई 4 आ जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा बच्चों। और mg कितना है 72 है, तो 72 इंटू कितना 4 अपॉन कितना 9, ठीक है। तो 9 8 72, 8 चौको 32, तो आंसर कितना जाएगा बच्चों, W डैश जो आ जाएगा वो जाएगा 32 न्यूटन, यानी आप देख सकते हो करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट। तो पहला आंसर बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो कितना आसान सवाल था, ग्रेविटी एच हाइट पर निकाली हमने, अभी डेप्थ की बात भी करेंगे। तो आप क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट को सीखो और किस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना वो भी सीखो। तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, आप इसको हल्के मत लो, बहुत बेनिफिशियल है, और आप इस पर काम करो तो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा आपका, ठीक है। आगे, व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 बाई n टाइम्स द वैल्यू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आपको क्या बताया, आपको आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाए 1 अपॉन n टाइम्स हो जाए, जो कि अर्थ सरफेस पर है उसका 1 अपॉन m टाइम्स हो जाए, मतलब g डैश, ठीक है, g डैश कितना हो जाए g बाई n, ठीक है, g बाई n हो जाए। तो वो डेप्थ बताना है, d बताना है, और डेप्थ के लिए एक ही फॉर्मूला है। डेप्थ की बात हो रही है बच्चों, अभी तक हाइट की बात हुई थी, अब डेप्थ की बात हो रही है, तो डेप्थ की बात हो रही है, डेप्थ के लिए तो एक ही फॉर्मूला है ना, हाइट के लिए तो फिर भी दो फॉर्मूला है, h कंपेरेबल टू r, h जो है हाइट अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो तो कौन सा फॉर्मूला भी जो लगाया था, g अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, और अगर बहुत कम है हाइट, h इज वेरी लेस देन r, तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई r, इस पर भी सवाल बनते हैं। ऐसी डेप्थ के लिए सिंगल एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या, g डैश बराबर g 1 माइनस d बाई r, g डैश कितना हो जाएगा बेटा, g डैश हो जाएगा g बाई n, ठीक है, g बाई n इक्वल टू कितना g, और ये 1 माइनस d बाई r। तो बच्चों आप ये देखो सिंपल सा कैलकुलेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई कठिन काम नहीं है। आप देख पा रहे हो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, जी से जी उड़ जाएगा, तो 1 बाई n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा d बाई आर कितना मिलेगा 1 माइनस 1 बाई n,
ये यहाँ आ गया और ये 1/n यहाँ आ गया, तो d कितना मिल जाएगा बेटा, n माइनस 1 अपॉन n इंटू आर, n माइनस 1 अपॉन n इंटू आर। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप ये देखो क्या वो डेप्थ निकालनी थी जहां पर ग्रेविटी कितना था, जो अर्थ पर होता है उसका 1/n टाइम्स था। बड़ा आसान सा सवाल, दोनों कॉन्सेप्ट आपने सीखे, हाइट के और डेप्थ के। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है। अज्यूमिंग दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल की बात है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m व्हेन टेकन टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आप ये देखो, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत जगह काम आएगा। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो आप ये देखो यहाँ पर जो पूछा गया है वो डेल्टा यू पूछा गया, और डेल्टा यू का फॉर्मूला बनाया हुआ है, इस फॉर्मूले को याद रखना, डायरेक्ट काम आएगा। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करोगे तब भी वही मिलेगा, u2 माइनस u1 करोगे तब भी वही मिलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने में क्या दिक्कत है, तो mgh, ठीक है, और ये 1 प्लस h/r, ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा यू का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप क्या बोलो, यहाँ से देखो समझ लो क्या पूछा है, हमें फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा यू चाहिए। ठीक है, व्हेन टेकन h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो mg इंटू h, हाइट h हो गया। ठीक है, और ये इसे सॉल्व करोगे कितना जाएगा, r प्लस h अपॉन r, तो ऊपर r चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब m g को हम लिखेंगे, देखो gm बराबर क्या होता है, g/r²। ये रिलेशन भी बहुत जरूरी है, g इंटू एम किसका मास है, अर्थ का, बॉडी का मास नहीं है, इक्वल टू कितना, g/r²। तो हम g को लिख लेंगे कितना, g को लिख लेंगे gm/r²। ये रिलेशन भी आपने पढ़ा होगा, अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, g कैपिटल M अर्थ का मास अपॉन कितना, r², r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आ जाएगा कितना, gm/r² इंटू r इंटू h अपॉन कितना है, r प्लस h। अब ये देखो r से r गया, तो ऊपर कितना आ गया बच्चों, ऊपर आ गया gm इंटू, देखो gm ही आ गया, m आ गया इंटू h। तो आप ये देखो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया g स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू h, और नीचे आ गया बच्चों एक r नीचे ये गया और r प्लस h, तो r इंटू r प्लस h, आपका आंसर आ गया। आपको टाइम ही नहीं लगा ज़्यादा, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर क्या g स्मॉल m कैपिटल M इंटू h, थर्ड आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो आपको टाइम ही नहीं लगा। डेल्टा यू जहां पर भी आपको निकालना है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं भी लगाओ, तो डेल्टा यू का वैल्यू फटाफट याद रखना है, mgh 1 प्लस h/r। जैसे मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी बताया था, h इक्वल टू v²/2g माइनस v²/r। मैक्सिमम हाइट किसी स्पीड से फेंको तो मैक्सिमम हाइट निकल आएगा, बस एस्केप से कम होना चाहिए, क्योंकि एस्केप पर तो एस्केप हो जाता है, इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो आप ये देखो यहाँ पर कितना जाएगा, आंसर आ जाएगा डेल्टा यू कितना, mgh अपॉन 1 प्लस h/r। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो डेल्टा यू, अब उसमें एक पॉइंट क्या है, अर्थ का सरफेस है, तो सरफेस से h हाइट पर जाओगे, सरफेस से h हाइट पर जाओगे तो डेल्टा यू कितना होगा, mgh अपॉन 1 प्लस h/r। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, आंसर थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट अ हाइट ऑफ 6 आवर। हाइट 6 आवर है, मतलब अर्थ के सेंटर से रेडियस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 आवर, है ना। ये देखो ये हाइट बेटा कितना है, 6 आवर है, 6 आवर, ठीक है, ये h है। तो हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, कुछ भी ग्रेविटी निकालें, पोटेंशियल निकालें, एनर्जी निकालें, सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये r है, तो 6 आवर प्लस r 7 आवर हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 re फ्रॉम सरफेस। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है उसका टाइम पीरियड का होल स्क्वायर, है ना, जो चक्कर लगा रहा है उसकी ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, r3। तो t1 अपॉन कितना, t2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। ऐसे लिखना सीख लो, बड़े आसान सवाल आते हैं नीट में कोई कठिन सवाल नहीं आते हैं, बस आप एक प्रॉपर वे में काम करो, प्रॉपर तरीके से काम करो। ठीक है, मेथड सीखो, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीखो, जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या पूछा है ये, क्या गिवन है ये। ठीक है, तो आप ये देखो t1 कितना है, 24। ठीक है, t2 हमें निकालना है, ये हो जाएगा बेटा r1 कितना है, r1 रेडियस, 6 आर तो हाइट है, तो कितना 7 आर, और 2.5 हाइट है, देखो दूसरी बार में दूसरे सैटेलाइट की, तो इसका रेडियस हो जाएगा बेटा 2.5 r प्लस r 3.5 r, तो 3.5 r, इसका हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। तो आप ये देखो भाई 2 यहाँ पर ले आए हम, ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे, r से r गया, और 3.5 7 को 3.5 से डिवाइड करो, तो ये 7 का आधा है कि नहीं, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर कितना, 3/2, मतलब 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 की पावर 2 मतलब √8 हो जाएगा।
तो आप ये देखो यहाँ कितना जाएगा बेटा भाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3, उसका अंडर रूट ले लो, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 का अंडर रूट कितना 2√2, ऐसे लिख लो। या कितना 1 + 1/2, 2 की पावर 3/2 को क्या लिखेंगे। यही सारी चीजें जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो एवरेज बच्चे के लिए दुखदायी होती हैं, तो उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 2 × कितना 2 की पावर 1/2 यानी 2√2, ठीक है। आगे अब देखो ये 24 अपॉन कितना T2, तो T2 कितना जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे। T2 कितना जाएगा बेटा 24 अपॉन कितना 2√2, तो 2 बारह 24 12, ठीक है। अब इसको और अच्छा करो, ठीक है, तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर √2 का नीचे, तो 12 बटे √2 का मल्टीप्लाई नीचे करो, √2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, तो कितना जाएगा 2, 2 से काटो 12 को 6 बार में, कितना जाएगा 6√2, ठीक है। तो 6√2 आवर आ जाएगा, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, कोई कठिन काम नहीं है। तो 6√2 आवर आ गया, ठीक है। मतलब अगर एक सैटेलाइट की रेडियस दी है, टाइम पीरियड दिया है, तो दूसरे सैटेलाइट का रेडियस गिवन होने पर हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R2, रेडियस हमने कहाँ से लेना है, अर्थ के सेंटर से बॉडी यानी सैटेलाइट का डिस्टेंस लेना, वो रेडियस होगी ऑर्बिट की, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ आ गई, तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, आंसर आ गया, आंसर 2। आगे देखो बॉडी वेट कितना 200 न्यूटन, ये तो मैंने इस टाइप का सवाल अभी कराया जस्ट, ठीक है, तो ये फिर से रिपीट हो गया। तो मैंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट बड़े छोटे छोटे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ग्रेविटेशन के हिसाब से, बड़े आसान सवाल पूछे जाते हैं, और ये देखो रिपीट हो रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो बॉडी कितना वेट है 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वेज हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब देखो पहले हाइट पर पूछा था, आप डेप्थ पर, ठीक है। हाफ वे डाउन मतलब ये सेंटर है, ये कितना है आपका, ये है बेटा R/2, और ये D है, तो D भी कितना हो जाएगा बेटा, D इक्वल टू कितना R/2 हो जाएगा, है ना। तो ग्रेविटी निकाल लो, G डैश कितना हो जाएगा आपका, G 1 - d/r। डेप्थ के साथ जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है वो क्या है, यही तो है, एक ही फॉर्मूला है ना। तो G 1 - D का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे, D का वैल्यू रख देंगे बेटा, तो D का वैल्यू रख देंगे आप, D का वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। D कितना है आपका, D है R/2, ठीक है। D कितना है बच्चों, D है R/2, ठीक है। तो बच्चों D का वैल्यू रख देते हैं R/2 अपॉन कितना R। तो आप ये देखो R से R गया, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो G/2 आ गया। तो पहले W कितना था आपका mg, और ये कितना था आपका 200 न्यूटन, ठीक है, मास थोड़ी ना चेंज होता है। अब W डैश कितना हो जाएगा बेटा mg डैश, यानी कितना mg/2 यानी 200 बटे कितना 2 यानी कितना 100 न्यूटन। तो W डैश कितना हो जाएगा आपका 100 न्यूटन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। तो अब ये देखो क्या डेप्थ पर हमने ग्रेविटी निकाल ली, ठीक है, और दो इक्वेशन से हमने कंपैरिजन करके आंसर निकाल लिया। पहले कितना दिया था mg बराबर कितना 200, बाद में mg डैश हो जाएगा, g डैश कितना है g/2। अगर ग्रेविटी आधी होगी तो वेट आधा हो जाएगा, ग्रेविटी डबल तो वेट डबल, ग्रेविटी 1/3 तो वेट 1/3, ठीक है। तो उसके प्रोपोर्शन में हमने आंसर निकाल लिया, आंसर आ गया 100, ठीक है। आगे की बात करते हैं बच्चों, तो बड़े छोटे छोटे सवाल हैं और हर टाइप की वैरायटी आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप टाइम मैनेजमेंट देखो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखो, और इजीनेस देखो, कितना इजी सवाल है, कठिन नहीं है, ठीक है। तो आप जब 10 बार अपने आप से बोलेंगे फिजिक्स इज इजी, सो इजी, सो इजी, इसे करा जा सकता है, सभी लोग करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। द वर्क डन टू रेज अ मास m from the surface of the earth to height h which is equal to radius of the earth, ठीक है। अब ये देखो अर्थ की सरफेस से, ठीक है, अर्थ की सरफेस से हमने एक बॉडी को h हाइट पर उठाया, h कितना है r, तो वर्क डन बताना है। तो आप देखो उठा के रखे ही तो है, अर्थ की सरफेस से a पॉइंट से b पॉइंट तक ले गए होले होले, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज थोड़ी हुआ, किस में चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। तो डेल्टा यू अभी बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या जिस मास को उठाया mgh अपॉन कितना 1 + h/r। तो h का वैल्यू कितना है, h इक्वल टू दे रखा है r, है ना। h मतलब जो हाइट है, जिस हाइट तक मैंने बॉडी को उठाया वो है अर्थ की रेडियस के बराबर, ठीक है। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा mg इंटू कितना r, 1 + hr के बराबर है, तो r/r, है ना, कितना जाएगा 1 आ जाएगा ये, तो mg/r अपॉन कितना 2, करेक्ट आंसर आ गया। mg/2 कौन सा आंसर, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो अब ये देखो इसको उठाया, इसने ये थोड़ी बोला कि हमने काइनेटिक एनर्जी दी, जैसे मान लो इसको मैंने पेन को उठा के यहाँ रख दिया, जीरो है ना काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक जीरो थी, जब यहाँ आया तब भी जीरो है। तो जब किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठा के रख दिया जाए तो किस में चेंज होता है, पोटेंशियल में। चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशन में कितना होता है mgh अपॉन 1 + h/r। अच्छा जो हम mgh पढ़ते हैं कहीं पर भी, किसी बॉडी का एनर्जी h हाइट पर अर्थ के सरफेस से कितना mgh रखते हैं, वो एक्चुअली h इज वेरी लेस देन क्या है r है, वो चेंज है, डेल्टा यू है, वो भी चेंज है ना। या फिर अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में उसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई mgh, ये बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब आगे की बात, आगे एक बढ़िया सवाल है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट सन, पोजीशंस a b c k b k c respectively, ac is the major axis and sv is the perpendicular to ac
एट द पोजीशन ऑफ द सन एज ऑन द फिगर। ठीक है, अब देखो अर्थ सन के चारों चक्कर लगाती है, केपलर ने बताया 3 लॉ दिए थे। पहला क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट एलिप्टिकल होती है। दूसरा दिया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला, या एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये कह लो, है ना, एरियल वेलोसिटी इक्वल टू कितना L/2m, तो एंगुलर मोमेंटम जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो कांस्टेंट होता है। तीसरा दिया था क्या, टाइम पीरियड वाला, t² डायरेक्टली टू सेमी मेजर एक्सिस का होल क्यूब। ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ पर इलेप्टिकल ऑर्बिट है ना। अब ये देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अब ये देखो, है ना, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये है, ये r मैक्स है, और ये r क्या है, r मिनिमम है। ठीक है, आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो m तो कांस्टेंट है, m भी r होता है, m भी r परपेंडिकुलर, m भी r परपेंडिकुलर। ठीक है, तो m भी r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, m तो कांस्टेंट है ही, v r परपेंडिकुलर के विड्थ को अनुपाती हो गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो r यदि ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और r कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप ये देखो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पर r मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, यहाँ पर r मिनिमम है, ये बेटा मिनिमम r है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम r है, यहाँ r मिनिमम है तो वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप ये देखो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी a पर। ठीक है, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी c पर, और b पर क्या होगी, इसके बीच की। क्या बच्चों बात समझ आ रही है? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। r घटेगा, r परपेंडिकुलर घटेगा तो v बढ़ेगा, तो सबसे कम जहां r परपेंडिकुलर होगा वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम और c पर वेलोसिटी मिनिमम। तो a पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी a इज ग्रेटर देन v इज ग्रेटर देन c। तो ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है ये। टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट, एक घटेगी तो एक बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी, और पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे बात में, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखो, जो आपका ग्रेविटी का है फॉर्मूला, ग्रेविटी का Gm/r², सीधी सीधी बात है, r पर कोई फर्क नहीं पड़ा, g चेंज कर दिया, g कितना कर दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स, 10 गुना कर दिया, तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ गई। अब पहला ऑप्शन देखो, रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है गलत है, इसमें नॉट करेक्ट बोला गया है, इसको भी ध्यान से पढ़ना। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बताना है, नहीं तो आप करेक्ट आंसर पहले ही पढ़ के पहले ही आंसर मार दो, तो ये भी सीखते जाना है। तो बेटा इसमें क्या बोला गया, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर टिक करना है, क्योंकि सवाल 4 नंबर का होता है जब सही होते हैं, और गलत होता है तो 5 नंबर का होता है। एक सही होता है तो 4 मिलते हैं, और एक गलत होता है तो घटते कितने, 5 नंबर। ठीक है, अगली बात में, जो एक कमाया था ना, पॉजिटिव में से ही कम हो जाता है। तो अब ये देखो, रेन ड्रॉप्स विल फास्टर, जी बढ़ गया तो फास्टर हो जाएगी। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, भाई ग्राउंड पकड़ के रखेगी ना, ग्रेविटी बढ़ गई है ना, तो ये भी सही है। ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, गलत हो गया ना, अगर जी बढ़ गया तो ग्रेविटी चेंज हो गई, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, मतलब आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉट करेक्ट बोला था, है ना। मैंने क्रॉस किसके लिए लगाया कि ये गलत है, ये जो सही है वो ये है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखो यही मिल गया हमें, क्या, कौन सा ऑप्शन, गलत ऑप्शन। ठीक है, तो आप आगे पढ़ो या ना पढ़ो, है ना। अगर बहुत सिमिलरिटी है, 2-3 ऑप्शन काफी क्लोज होते हैं, तो हमें और सॉल्व करके देखना पड़ता है। आप यहाँ देख लो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, टाइम पीरियड होता है 2π/L/g, जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के। ठीक है, तो आप ये देखो, इसमें से गलत ऑप्शन ये हो जाएगा थर्ड, तो सही आंसर हमारा थर्ड हो गया, क्योंकि गलत ऑप्शन ही तो पूछा था। ठीक है, क्या बच्चों बात समझ में आ गई? बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, आगे एक और सवाल है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस इज सेम एज एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, 1 किलोमीटर की हाइट, मतलब r का वैल्यू जो है और h का जो वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप देख पा रहे हो कि जो आपका h है वो वेरी लेस देन r, क्योंकि r कितना होता है 6400 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर हाइट पर और 1 किलोमीटर डेप्थ पर ग्रेविटी सेम है ना। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, d का वैल्यू बताना है। देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर की हाइट, साफ साफ बोला था, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज सेम एज एट डेप्थ d, मतलब d डेप्थ पर और 1 किलोमीटर की हाइट पर ग्रेविटी सेम है।
तो 1 किलोमीटर की हाइट पर फॉर्मूला कौन सा लगे? दो फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला है G1 माइनस 2h/r और एक ये फॉर्मूला है G/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला? तो इसमें साफ साफ बोला गया है 6400 किलोमीटर और 1 किलोमीटर को कंपेयर करो तो h इज वेरी लेस देन r, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। h इज कंपेरेबल टू r होता तो ये वाला लगता। तो आप बोलो ये जो है वो किसके बराबर दिया गया है? डेप्थ पर तो एक ही फॉर्मूला है G1 माइनस d/r। आप g से g को काट दो, ठीक है, 1 माइनस d/r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2h/r। 1 से 1 गया, माइनस से माइनस उड़ गया, ठीक है, तो आ जाएगा d, r से r भी तो हो जाएगा, d इक्वल टू कितना 2h/r। d निकाला ना, 1 से 1 चला गया, 2h/r इंटू r, तो r से r भी चला गया, कितना हो जाएगा 2h, h कितना 1 तो 2। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 किलोमीटर। सॉल्व एक बार देख लो, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ तो नहीं हो गया। तो डेप्थ पर होता है G1 माइनस d/r और हाइट के लिए फॉर्मूला होता है G1 माइनस 2h/r। G से G गया, 1 से 1 चला गया, माइनस d/r इक्वल टू माइनस 2h/r, माइनस से माइनस चला गया, तो d/r इक्वल टू आ जाएगा 2h/r, r से r चला जाएगा, ठीक है, d बराबर 2h आ जाएगा। तो यानी h कितना है आपका 1 किलोमीटर, तो आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर डेप्थ और 1 किलोमीटर हाइट पर ग्रेविटी कितनी होगी? सेम। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? ठीक है, आप देख लो, इसमें h की वैल्यू कितना रख दो, 1 रख दो, और इसमें d की वैल्यू 2 रख दो, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। अब आगे की तरफ, ये भी फार्मूला आपने देख लिया, एप्लीकेशन का सीख लिया। अब आगे देखो, एक बढ़िया सवाल है। 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। अगर स्पेसशिप से उन दोनों का कॉन्टैक्ट छूट जाए तो स्पेसशिप स्पेस में ग्रेविटी कंसीडर नहीं करते। वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके मासेस होंगे, और जब भी कहीं पर भी दो पॉइंट मास या मासेस होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो कहीं पर भी छूट जाए, बिछड़ जाए, उन दो मास के बीच में क्या होगा? स्पेस में बेटा अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे और कहाँ के पास पास, तो मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, मूव टूवर्ड्स ईच अदर। आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्या बच्चों बात समझाई? स्पेस सबसे छूट गया, स्पेस में ग्रेविटी है नहीं, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है ना। अब उन दोनों के जो मास है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो पास पास आएंगे। अगला देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस आर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी एज शोन द फिगर। तो आपको पता है ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, सेंटर से लेकर सरफेस तक। अच्छा देखो, जो इनसाइड है ना, जी इनसाइड क्या होता है? GM/r3, सभी को पता होगा, प्रूफ थोड़ी करना है, इनटू स्मॉल r। तो जी इनसाइड प्रोपोर्शनल टू होता है r, और जी आउटसाइड जो होता है वो होता है GM/r²। r सेंटर से डिस्टेंस पॉइंट का, ठीक है। तो एक तो आएगा स्ट्रेट लाइन, यानी जी आउटसाइड जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा। तो आप ये देखो कि सेंटर से सरफेस तक स्ट्रेट लाइन और सरफेस से बाहर आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो करेक्ट आंसर आपको इनमें कौन सा दिख रहा है? ठीक है, एक पैराबोला, एक स्ट्रेट लाइन, ये गलत, ये गलत, सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब आगे, सैटेलाइट ऑफ मास कितना? m इज ऑर्बिटिंग, ठीक है, at a height h from the surface. The total energy of the satellite in terms of g0. The value of acceleration to gravity at the surface of earth is. अब देखो क्या बोला गया है? सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस r, ठीक है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, हाइट h पर, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g0, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो g0 क्या है? g0 है ग्रेविटी का वैल्यू, मतलब g जो है वो किसके बराबर है? g0 के बराबर है, और ये होता है आपका कितना? GM/r²। टोटल एनर्जी कितनी होती है उसका वैल्यू निकालना है। टोटल एनर्जी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, मतलब एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? GM/m/2r, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आप ये देखो GM बराबर कितना हो जाएगा? G0 इंटू r², है ना। अब इसमें क्या, ये अर्थ के सरफेस के नियर होती है, h हाइट पर r प्लस h आ जाएगा बच्चों, ठीक है। GM का वैल्यू रख दो, है ना, GM यहाँ से निकालो, कितना आ जाएगा? GM बराबर G0 इंटू r², तो रख दो G0 इंटू r² इंटू m अपॉन कितना? 2r प्लस h, और ये माइनस का G0 m r², है ना। तो देखो माइनस में दो ही ऑप्शन है, या तो सेकंड या फोर्थ। अब देखो ये 2 ऊपर है और अपने आंसर में 2 नीचे है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। टोटल एनर्जी क्या होती है? माइनस का GM1m2/2r, बस GM को ही तो रिप्लेस किया। कहाँ कठिन सवाल था, एकदम सिंपल सवाल, बच्चा कर सकता है। तो आप समझे इस बात को। आगे देखो, एक बढ़िया सवाल है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ g इतना रिस्पेक्टिवली, है ना, टेक रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है? BP किसी पॉइंट पर होता है माइनस का GM/r, r प्लस h, ठीक है। तो BP कितना है? ये माइनस का 5.4 इंटू 10⁻⁷
माइनस जी एम बाई कितना आर प्लस एच, ठीक है, तो माइनस से माइनस गया, ठीक है, पहला इक्वेशन। इसके बाद बोला ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना है आपका 6, तो जी बराबर होता है एच हाइट पर कितना बेटा जी एम बाई कितना आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो जी एम बाई कितना आर प्लस, अच्छा ये तो है जी एम बाई कितना आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये जी कितना है आपका 6। अब डिवाइड कर दो आप, क्योंकि आपको एच चाहिए, क्या चाहिए बच्चों एच, एच चाहिए, तो दो इक्वेशन बना लो, डिवाइड कर दो। पोटेंशियल का फॉर्मूला आना चाहिए, सभी को पता है, ग्रेविटी का फॉर्मूला आना चाहिए एच हाइट के साथ, सभी को पता है। सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ग्रेविटी हो या पोटेंशियल हो या फिर सैटेलाइट की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, कुछ भी हो, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। या टाइम पीरियड की बात करें तो जो आ रहा था वो भी सेंटर से डिस्टेंस आता है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? अब डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 2, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू कितना, डिवाइड करोगे तो ये जीएम से जीएम कट जाएगा और ये आर प्लस एच नीचे आएगा और ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर, तो बचेगा आर प्लस एच। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो 6 9, ये 0.9 हो गया, है ना, 0.9 हो गया, बहुत बढ़िया, ये 0.9 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज करो तो कितना जाएगा, ये 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, और ये 6400 है, 6400 मतलब 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये किलोमीटर में ही हम ले रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 6.4 भाई 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है, तो जाएगा आपका 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ये 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ तो कितना जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब यह जाएगा आपका कितना प्लस एच, तो एच बराबर आ जाएगा बच्चों कितना जाएगा आपका 9 माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बच्चों कितना 2600 किलोमीटर, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप देखो, ठीक है, 2600 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो आप देखो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, या तो आपका आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करे तो टिक नहीं मानना है अंदाजे से, ठीक है, वो आपका नंबर मार्क्स सेव करेगा, ठीक है। टिक कहाँ मानना है, जहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, तो आपको लगा कि नहीं भाई ये हो सकता है, तो वहाँ सही होने की संभावना है। अब न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया, या तो मैच करेगा या नहीं करेगा, सारे ऑप्शन अलग है, सही आंसर होगा तो मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेट थोड़ी है, बहुत ज़्यादा अंतर है, 2000 2600 1600 1400। तो आप ये देखो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 2600 किलोमीटर। कहाँ कठिन सवाल था, पोटेंशियल दिया था एच हाइट पर, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू दी थी, डिवाइड कर दिया, एच निकाल दिया, बस कन्वर्जन का तो खेल है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया हमने। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो एक सवाल और है द रेशियो, ठीक है, अच्छा पिछले सवाल में आंसर क्या था, सेकंड हो गया, ठीक। अब आगे एक अगला सवाल, द रेशियो ऑफ एस्के वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्के वेलोसिटी एट अ प्लैनेट whose radius and mean density are twice as that of Earth। अभी मैंने एक सवाल आपको डिस्कस करा था शुरू में, क्या कि जो VE है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R रूट रो, ठीक है। तो V1 अपॉन कितना V2 कितना जाएगा R1 अपॉन R2, और ये ρ1 अपॉन ρ2 का अंडर रूट कितना जाएगा, R1 कितना है आप देखो, whose radius and mean density are twice as that of Earth, तो रेडियस कितना, ये R1 है, ये 2R1 हो गया। अब डेंसिटी कितना, ये ρ1 है, ये 2ρ1 हो गया, ठीक है। तो आप देखो ρ1 से ρ1 गया, R1 से R1 कितना जाएगा आपका 1/2√2। सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये सवाल देखो, सवाल में दम थोड़ी है, ये फॉर्मूला को चेंज किया √2gm/r से पहले, इसके पहले मैंने जो सवाल बताया था आपको उसी टाइप का था, मैंने बोला भी था आपको कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रूट रो, यानी v1 अपॉन v2 इक्वल टू r1 अपॉन r2 अंडर रूट ρ1 अपॉन ρ2। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। अब आगे तो आगे बच्चों एक और सवाल मिलता है अपन को, अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ द अर्थ, है ना, सैटेलाइट का मास अर्थ के मास की कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। अब ऑप्शन बताना है, द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। अब देखो क्या है, सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट टू द अर्थ, अर्थ के चारों ओर, है ना, ये मान लो अर्थ है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में बॉडी मूव कर रही है, तो हमेशा फोर्स दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग ही लगेगा, अर्थ खींचेगी बॉडी को, ठीक है। तो जहां पर फोर्स लगेगा नेट फोर्स, वहीं तो एक्सेलरेशन होगा, पहला ऑप्शन सही है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ, गलत बात है, अभी बताया था मैंने कैप्लर्स के लॉ में कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सेकंड लॉ में बोला गया है एंगुलर मोमेंटम अर्थ का सन के अबाउट कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा किसके अबाउट, सन के अबाउट, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस, मैंने बोला था
है ना, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जब मैं एनर्जी वाला सवाल करा रहा था कि ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम ऑफ सेम इज कांस्टेंट, गलत हो गया, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, डायरेक्शन वेलोसिटी का अलग अलग है, तो एम इंटू वी चेंज होगा तो एम बी भी चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्ट का खेल था, तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों थैंक यू, आज अपन ने बहुत सारे सवाल सॉल्व करे, ग्रेविटेशन के लगभग सभी कॉन्सेप्ट बिना कंजूसी के बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करे और बहुत कुछ सिखाया, आपने सीखा भी होगा। तो बच्चों बने रहिए इस सीरीज में मेरे साथ, अपना आकाश कोटा के साथ, जो आपके बेहतर भविष्य की हमेशा कामनाएं करता रहता है और आपका स्कोर बढ़ाने के लिए हर जो बेहतर प्रयास होता है उसको करता है। तो थैंक यू, थैंक यू।